बिहार चुनाव के नतीजों ने तो मतलब सबको हैरान कर दिया है। बिल्कुल, किसी ने सोचा भी नहीं था कि नतीजे इस तरह के होंगे। सारी की सारी भविष्यवाणियां, वो कहते हैं ना, धरी की धरी रह गई। और एक नया शब्द भी सुनने में आ रहा है हर जगह, सोशल मीडिया पर, नीमो। हाँ, नीमो। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चुनावी भूचाल आया कैसे। जी। एनडीए की इस जबरदस्त जीत के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है वो सिर्फ जीत हार की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिहार के वोटर के सोचने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ सीटों का गणित नहीं है कि 243 में से 202 सीटें आ गईं। ये उसके पीछे की केमिस्ट्री को समझने की बात है। आज हम इसी क्यों की तह तक जाएंगे। कैसे दशकों पुराने वोटिंग पैटर्न बिखर गए, कैसे सरकारी योजनाओं ने जमीन पर असर दिखाया, और कैसे कैसे चुनावी वादों की पूरी परिभाषा ही बदल गई। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नेमो से, मतलब नीतीश और मोदी। स्रोत तो यही बता रहे हैं कि ये गठबंधन ही अभियान की सबसे बड़ी ताकत था। हाँ, चेहरा और रणनीति, यहाँ दोनों का जबरदस्त मेल देखने को मिला। अच्छा, पहले तो आप जीत का पैमाना ही देख लीजिए, वो अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। क्या आंकड़े हैं? देखिए, 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली थीं। बहुमत था, अच्छी जीत थी। हाँ ठीक है। लेकिन इस बार 202 सीटें। अरे वाह! ये सिर्फ जीत नहीं है, ये 3/4 बहुमत वाली एक लहर है। और वोट शेयर भी वो लगभग 50% तक पहुंच गया। 50%? जी। अब इसकी तुलना विपक्ष से कीजिए। पिछली बार 110 सीटें जीतने वाला महागठबंधन, हाँ, इस बार सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। सिर्फ 35? सिर्फ 35। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जा रहा था, प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी, उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। 0 सीटें। सच में 0? 0। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ये कोई मामूली चुनावी उतार चढ़ाव नहीं था, ये एक राजनीतिक तूफान था। ये आंकड़े तो वाकई हैरान करने वाले हैं। और यहीं पर हमारे पास जो जानकारी है वो एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। किस बारे में? बिहार की राजनीति के पुराने नियम कायदों के बारे में। दशकों से बिहार की सियासत का एक मजबूत स्तंभ माना जाता था MY समीकरण। हाँ, मुस्लिम यादव वोट बैंक। बिल्कुल। कहा जाता था कि ये एक ऐसा किला है जिसे कोई भेद नहीं सकता। इस बार उस किले का क्या हुआ? वो किला सिर्फ दर का नहीं, बल्कि ढह गया। अच्छा। और ये इस चुनाव का सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम मोड़ था। हमारे पास जो विश्लेषण है वो साफ तौर पर दिखाता है कि मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा और निर्णायक हिस्सा, हाँ, वो पारंपरिक पार्टियों को छोड़कर सीधे नीतीश कुमार के पाले में चला गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक राजनीतिक भूकंप है। पर ऐसा हुआ क्यों? मतलब दशकों पुराना समीकरण अचानक कैसे टूट गया? इसके पीछे स्रोत 2 बड़ी वजहें बता रहे हैं। पहली, लोगों में ये भरोसा बना कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, वादे जमीन पर उतरते हैं। ठीक है। और दूसरी, मुस्लिम समुदाय को लगा कि नीतीश कुमार ने उन्हें सरकार और संगठन में ज्यादा जगह दी है, उनकी मांगों को सुना है। इस एक शिफ्ट ने, आप समझिए, बिहार की राजनीति का पूरा व्याकरण ही बदल दिया। मतलब दशकों से बना एक विश्वास, एक वोटिंग पैटर्न एक ही चुनाव में टूट गया। हाँ, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। तो एक तरफ तो ये पुराना समीकरण टूट रहा था, लेकिन स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि एक नया और शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर वोटिंग ब्लॉक उभर कर सामने आया। आप महिला मतदाताओं की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वो थी महिलाएं। आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। जी, 71% से ज्यादा महिला मतदाताओं ने वोट डाला। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 71% से ज्यादा? हाँ, और इन रिपोर्ट्स में जो बात बार बार उभर कर आ रही है वो ये है कि इस बढ़े हुए महिला मतदान का सीधा और जबरदस्त फायदा एनडीए, खासकर बीजेपी को मिला। पर क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे भी कोई खास वजह थी? वजह बहुत सीधी और साफ है, और शायद इसीलिए इतनी असरदार भी। क्या? इसका सीधा कनेक्शन जोड़ा जा रहा है चुनाव से ठीक पहले लोगों के बैंक खातों में भेजे गए 10,000 रुपयों से। अच्छा, वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ था। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि इस बार वोटर ने हवाई और बड़े बड़े राजनीतिक वादों के बजाय उस ठोस चीज को चुना जो सीधे उनकी जेब तक पहुंची। ये उनके लिए किसी की कही हुई बात नहीं थी, बल्कि एक हकीकत थी, उनकी समस्याओं का एक तात्कालिक समाधान। सीधी भाषा में कहें तो जेब में आया पैसा बड़े बड़े वादों पर भारी पड़ गया। लेकिन ये बात थोड़ी हैरान करती है।
विपक्ष तो 2.5 करोड़ नौकरियों जैसे बड़े वादे कर रहा था, जो कि 10,000 से कहीं ज्यादा बड़ी रकम है। हाँ, कर रहा था। तो क्या स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि लोगों ने इस छोटे तात्कालिक लाभ को इतनी अहमियत क्यों दी? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब वोटर के मनोविज्ञान में छिपा है। अच्छा। हमारे पास जो मटेरियल है उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। लोगों को 2.5 करोड़ नौकरियों का वादा हजम ही नहीं हुआ। मतलब उन्हें यकीन नहीं हुआ? यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें ये एक जुमला लगा, एक ऐसी बात जो सुनने में तो बहुत अच्छी है पर सच नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। अब ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, लेकिन 2.5 करोड़ के मुकाबले ज्यादा यथार्थवादी और विश्वसनीय लगा। मतलब व्यवहारिकता जीत गई। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि वोटर अब हवाई बातों से ज्यादा जमीनी हकीकत को तवज्जो दे रहा है। और इन वादों के पीछे जो चेहरे थे उनकी भी तो भूमिका रही होगी, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां थीं, हाँ, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का एक अलग ही अंदाज था। चेहरों और उनकी छवि का बहुत बड़ा फर्क पड़ा। नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। उनकी सक्रिय मौजूदगी ने एक भरोसा कायम किया। और प्रशांत किशोर? दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने खुद को आम आदमी की तरह पेश करने की कोशिश की, जैसे वो कीचड़ लगे कपड़ों में मंच पर भाषण देना। हाँ, वो तस्वीरें आई थी सामने। लेकिन वो रणनीति उल्टी पड़ गई। इन रिपोर्ट्स का निष्कर्ष ये है कि वोटर अब इस तरह के राजनीतिक दिखावे को आसानी से पहचान लेता है। उसे काम और अनुभव चाहिए, ना कि सिर्फ सहानुभूति बटोरने की कोशिश। और यहीं पर नीतीश कुमार की छवि काम आई, जिन्हें एक अनुभवी और राजनीतिक रूप से तेज दिमाग वाले नेता के तौर पर देखा गया, जो जानते हैं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी नीमो लहर, पुराने समीकरणों का टूटना और नीतीश कुमार के अनुभव पर मुहर, इन सब के बाद तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना पत्थर की लकीर होना चाहिए, है ना? देखिए, कागज पर तो यही लगता है, और वो इस दौड़ में सबसे आगे भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, और वो है बीजेपी का अपना काम करने का तरीका। मतलब अगर हम बीजेपी के हाल के फैसलों को देखें, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, हाँ, तो वो चौंकाने वाले मुख्यमंत्री चुनने के लिए जानी जाती है। हाँ, राजस्थान का उदाहरण है। बिल्कुल, राजस्थान का उदाहरण हमारे सामने है। वहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, लेकिन कुर्सी किसी और को मिली। कुर्सी मिली एक ऐसे विधायक को जिसका नाम दूर दूर तक चर्चा में नहीं था। बीजेपी कभी कभी स्थापित और अनुभवी नेताओं पर नए चेहरों को तरजीह देती है, भविष्य की लीडरशिप तैयार करने के लिए। शायद इसलिए भले ही नीतीश कुमार का पल्ला बहुत भारी है, लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा ना हो जाए, राजनीति में कुछ भी 100% तय नहीं माना जा सकता। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि बिहार की राजनीतिक जमीन ही बदल गई है। दशकों पुराने किले ढह गए। हाँ, ऐदों पर टिक गया है। बिल्कुल। अगर हमें इस पूरी पड़ताल को कुछ बिंदुओं में समेटना हो तो वो ये हैं। पहला, नीमो यानी नीतीश और मोदी की जोड़ी का केमिस्ट्री और गणित दोनों सफल रहा। ठीक है। दूसरा, MY समीकरण का टूटना एक ऐतिहासिक बदलाव है। तीसरा, महिला मतदाताओं ने खामोशी से नतीजों की दिशा तय कर दी, और इसने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भूमिका निर्णायक रही। बिल्कुल। और चौथा, वोटर अब अवास्तविक वादों के बजाय यथार्थवादी और विश्वसनीय बातों पर भरोसा कर रहा है। हमारे स्रोतों में एक और बहुत ही दिलचस्प तथ्य का जिक्र है कि ये बिहार के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव था जिसमें कहीं भी एक भी बूथ पर दोबारा मतदान कराने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। इसे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया जा रहा है। सही बात है। भविष्य के बारे में सोचते हुए एक सवाल मन में उठता है। अगर सीधे वित्तीय लाभ चुनाव जीतने का एक प्रमुख कारक बन जाते हैं, तो फिर राजनीतिक वादों की प्रकृति का क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। और लंबे समय में सरकार और नागरिकों के बीच के रिश्ते के लिए इसका क्या मतलब होगा? ये सोचने वाली बात है।